गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था। बैंकिंग जो चैप्टर है हमारा वो हमने स्टार्ट किया था, जो चैप्टर नंबर 6 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। यूनिट सेकंड है और चैप्टर नंबर 6 है। अलग अलग राइटर में चैप्टर नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यूनिट जो है वो सेकंड ही रहेगा, तो इसके हिसाब से चलेगा जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक बार जल्दी से देख लेंगे हमें क्या क्या बातें यहाँ पर जो है लास्ट क्लास में किए थे। बैंक क्या है हमने देखा था। बैंक जो है वो क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पैसे को रिसीव करता है पब्लिक से और जिसको जरूरत है उसको लोन देने का काम करता है। इसके बाद हमने क्या बात की थी, फिर हमने देखा था बैंकिंग के बारे में। हमने देखा था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 क्या कहता है कि बैंकिंग का क्या मतलब है, एक्सेप्ट करना लोगों से पैसे को, किस लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिसका पैसा है उसको रीपे करना जब वो मांगने आ रहा था, ठीक है, जब उसको जरूरत है, चेक और ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, मदद से। दो मेन या एसेंशियल फीचर्स क्या हैं बैंक के, एक तो पैसे को एक्सेप्ट करना, दूसरा लोगों को जिसको जरूरत है उसको पैसा जो है उधार देना, लोन के रूप में देना, ठीक है। यहाँ पर ये देखे थे हमने। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दो तरह के बारे में जो है बैंक, उनके बारे में बात करना है हमें। तो कमर्शियल बैंक्स जो है कौन सी बैंक होती हैं, जो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करती हैं और लोगों को लोन देती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर एक और हमने क्या बात की थी कि कैसे बैंक जो प्रॉफिट कमाती हैं। कि ये कोई व्यक्ति है, ये बैंक है, और यहाँ पर एक और व्यक्ति है, इसने अपना 10,000 रुपये बैंक में जमा किया। बैंक ने इस व्यक्ति को, मान लीजिए अभी कोई पैसा बैंक खुद के पास नहीं रख रही, एग्जाम्पल, ठीक है, 10,000 इसको लोन दे दिया, इसका रुपया उठा के बैंक ने। इससे बोला 10% चार्ज करेंगे आपसे, इसको कहा 3% देंगे आपको, बीच में 7% का प्रॉफिट बैंक खुद कमाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बैंक अपना प्रॉफिट बनाती है। एग्जाम्पल्स क्या है, आरबीआई, सॉरी आरबीआई सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल है, ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, ये यहाँ पर एक्सिस बैंक, ये सब एग्जाम्पल है आपके कमर्शियल बैंक के। उसके बाद जब हमने आगे बात की थी तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है बैंक के, एक तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, दूसरा लोन करना, ठीक है। एडवांसिंग लोन मतलब जिसको जरूरत है उसको लोन के तौर पर पैसा देना। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा लेते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में से, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, ये तीन तरह से पैसा लिया जाता है, ठीक है, पब्लिक से जब बैंक के पास पैसा आ रहा है। बैंक जब लोन देती है किसी को तो कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन, इन तीन तरीके से देने का काम करती है। सेकेंडरी फंक्शंस को हम आज क्लास में देखने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या कहने का कोशिश की गई है। देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है। इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पर, और कितने भी बार आप जो है दिन में इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या था, ये चेक के थ्रू होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। पासबुक मिलती है, इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। बैंक के रूल्स जो है उनके हिसाब से कुछ ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, वो हमें फॉलो करनी होती है ना। और हाउस होल्ड और फर्म के लिए काम आता है। फिक्स अकाउंट जो है यहाँ पर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं आप अपने पैसे को एक साथ फिक्स टर्म के लिए, इकट्ठा कुछ सालों के लिए। यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मेच्योरिटी पर ही पैसा पूरा वापस मिलता है आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है मेच्योरिटी पे मिलेगा। और हाउस होल्ड और फर्म जो है उनके लिए पैसा काम आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बाद एडवांसिंग लोन। लोन देने की जब हम बात कर रहे हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स। कैश क्रेडिट की बात कीजिएगा अगर, तो ये जनरली जो आपके प्रोड्यूसर, ट्रेडर, इन लोगों के लिए काम आता है। जितना पैसा इस्तेमाल, जैसे लोन लिया 10 लाख का लेकिन इस्तेमाल किया 9 लाख, बाकी 1 लाख बैंक में ही रखा, इन्होंने निकाला नहीं है, तो 1 लाख रुपए जो है इनका, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 9 लाख पे। एक्चुअल में कितना यूज किया है इन्होंने, और इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती है कैश क्रेडिट में। जी हाँ। उसके बाद डिमांड क्रेडिट में ये जो पैसा हो ज्यादातर सिक्योरिटी ब्रोकर वगैरह लेते हैं, जिनकी पैसे की जरूरत जो है कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। पूरा जितना ये लोन लेंगे उस पूरे अमाउंट पर इन्हें लोन पर इंटरेस्ट देना होता है, और मेच्योरिटी फिक्स नहीं होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें शॉर्ट टर्म लोन में क्या बात की गई है, यहाँ पर जो लोन है वो दिया जाता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर को, इस तरह का लोन देते हैं आप। ये एक तरह से पर्सनल लोन कह सकते हो, ठीक है। आप जो गाड़ी वगैरह लेने के लिए, घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो, वो इसमें आते हैं।
और जितना अमाउंट लेते हैं आप उस पूरे अमाउंट में कितना भी इस्तेमाल करो, लेकिन जितना अमाउंट आपने लिया है, जैसे 10 लाख लिया है, 30 लाख लिया है, 40 लाख लिया है, जितना भी अमाउंट का आप लोन लेंगे उस पूरे पर आपको टैक्स देना है। और शॉर्ट टर्म लोन का एक मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है। ये सारे टॉपिक्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे और एक बार वापस से अभी देख लिए। किसी को अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। यस सर। बहुत बढ़िया। यस इसका सर। मतलब है आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी फंक्शंस जो है हमारे, प्राइमरी फंक्शंस हमने देखे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। सेकेंडरी फंक्शंस की जब हम आज बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। हो सकता है आप लोग जो है इसे जानते हों और कई लोग नहीं भी जानते, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझिएगा। जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेसमैन जो है वो अपना करेंट अकाउंट जब बैंक में ओपन करता है, कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट जब बैंक में ओपन करता है तो सिचुएशन क्या है कि वो व्यक्ति जो है उसके पास दिन में लाखों रुपए आते हैं जाते हैं उसके पास से, है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन वो करता है। अब मान लीजिए कभी सिचुएशन ऐसी है कि उसको पैसों की जरूरत है, मतलब उसके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए, और एक और बंदा आया, ठीक है, सामने से कोई एक पार्टी आई, उसको कहती है हमें 12 लाख रुपए का पेमेंट कीजिए, हमें जरूरत है। ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी चेकबुक लेगा और एक 12 लाख रुपए का चेक काट के इस व्यक्ति को दे देगा। कहानी सुनो, ठीक है, कहानियां अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट तो अपने आप समझ में आते हैं, है ना। जो पर्सन ए है जिसका बिजनेस है वो पर्सन बी को क्या करेगा, चेक बनाएगा 12 लाख का और इसको पेमेंट कर देगा, और इसके अकाउंट में रुपए 10 ही लाख है, तो 2 लाख रुपए जो है बैंक 2 लाख रुपए दे रही है पर्सन ए के लिए, किसको? पर्सन बी को, ठीक है। 10 लाख तो 10 लाख रुपए पर्सन ए के बैंक अकाउंट से दे दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए बैंक अपनी जेब से देती है, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर या विड्रॉ करना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना आपकी लिमिट है, 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन उससे ज्यादा विड्रॉ कर पा रहे हो, 12 लाख रुपए जो है, 10 लाख जमा है आपके बैंक में और 12 लाख रुपए आप विड्रॉ कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो बैंक से, तो इसे जो है ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी जो है सिर्फ बिजनेसमैन को, जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं उन्हें ये फैसिलिटी दी जाती है। अगर मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, आप कोई व्यक्ति हैं, आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए जमा है, आपको किसी को 11,000 रुपए देने हैं, तो आप उसको 10,000 भेज सकते हो, 11,000 नहीं भेज पाओगे, ठीक है। ये फैसिलिटी सेविंग अकाउंट पे नहीं होती, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर जो बिजनेसमैन का होता है उनको ये फैसिलिटी बैंक देती है। क्यों देती है? क्योंकि उनको दिन में कई बार पैसा जो है उनका आएगा जाएगा, तो मान लीजिए उसको पता है कि अगर 12 लाख रुपए मैंने इसको दे दिए, शाम तक मेरे पास एक और व्यक्ति वो 15 लाख रुपए दे जाएगा मुझे, तो बैंक में जब उसके रिफ्लेक्ट करेंगे तो मुझे बताओ उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए दिखाएगा। उसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए दिखेंगे, 12 लाख रुपए दिखेंगे या 13 लाख रुपए दिखेंगे, मुझे बताओ। 13 लाख। 13 लाख। हाँ 13 लाख। क्यों? क्योंकि बैंक ने क्या किया था, 15 लाख आए, बैंक अपने 2 लाख रुपए काट लेगा और बाकी उसके अकाउंट में कितने दिखा देगा, 13 लाख रुपए दिखा देगा। तो उसको पता है कि 2 लाख रुपए मेरे कहाँ गए, है ना, क्योंकि दिन में वो इतने सारे ट्रांजेक्शन करता है, उसे पता है कि पैसा जाएगा आएगा, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा। समझ रहे हो? तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है ये समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आप लोगों को। क्लियर है क्या? सर इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता होगा ना? हाँ इंटरेस्ट चार्ज होता है, ओवरड्राफ्ट पे जो है फैसिलिटी देती है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज होता है। और बैंक क्या करती है, हो सकता है आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, करंट अकाउंट जो है बिजनेसमैन है कोई, उसने खुलवाया, 12 लाख रुपए ले लिए 10 की जगह और अकाउंट बंद करके भाग गया, तो बैंक पहले ही उससे क्या करती है, कुछ मोर्गेज करवा लेती है, कुछ गिरवी रखवा लेती है, कुछ एग्रीमेंट साइन करवा लेती है, ठीक है। तो बैंक पहले ही जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है ना, तो बैंक पहले ही समझदारी से चलती है जिससे गड़बड़ ना हो, है ना, ये बात समझ में आ रही है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे आप जो है हर महीने 10-12 लाख का बिजनेस करते ही करते हैं, तो बैंक आपको 30-40 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट बना देगी। कोई है जो 3-4 करोड़ का बिजनेस करता है, ठीक है, महीने में, तो बैंक उसको 10 से 15 लाख का लिमिट बना देगी।
ओवरड्राफ्ट की लिमिट डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। बात समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। जी हाँ। अब यहाँ लाखों करोड़ों की बात होती है, इसलिए बैंक क्या करती है, पहले एग्रीमेंट बनवा लेगी, कुछ गिरवी रखवा लेगी, ये सब चीजें करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं आप लोग, ये पेटीएम, यस सर। ठीक है। दोनों फ्लिपकार्ट में एक पे लेटर Yes, का, इन sir. दोनों के अंदर देखो, अगर आप पे लेटर का ऑप्शन आता है आजकल, एक पे लेटर का ऑप्शन आता है इनमें आजकल, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो पे लेटर का ऑप्शन है इसमें, यस पता है सर, आपको? आता है। बाकी लोगों यस को सर। आइडिया है? यस सर। जी यस हाँ। सर। अगर किसी को नहीं भी पता है तो क्या है मैं बता देता हूँ। पे लेटर का ऑप्शन है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको कोई चीज बाय करनी है, ठीक है, 1000 रुपए की है, आपके पास रुपए नहीं है आज, और आपके जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है उसमें पे लेटर का ऑप्शन है। ज्यादातर जो पुराने कस्टमर है फ्लिपकार्ट पेटीएम के, उनके अकाउंट में आजकल ये है। तो आप 1000 रुपए की, और आपको पेटीएम वालों ने लिमिट दी है 2500 रुपए की एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब आप बिना पैसे दिए आज 2500 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो, ये कर लो। और जब आपके पास पैसे आ जाए, 1 महीने का टाइम रहता है, तब आप वो जो पैसा है फ्लिपकार्ट वालों को दे दो। क्रेडिट कार्ड जैसा सिस्टम है कुछ, तो वैसा ही ओवरड्राफ्ट जैसा ही है सब। बस यहाँ पर क्या छोटी अमाउंट होती है, तो कुछ लिमिट यहाँ पर नहीं है ना। आप 1000-1500 रुपए लेके भाग भी जाओगे तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। कंपनी को नुकसान होगा, सब लोग ऐसा करेंगे तो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ना। बैंक में यहाँ लाखों करोड़ों की बात होती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से ये काम करता है कि आपकी क्षमता से ज्यादा आप जो है परचेज, है ना, आपको मान लीजिए 10,000 की चीज खरीदनी है ना, और आपके पास 7,500 या मान लो 7,500 रुपए हैं, तो 2,500 आपके पास पे लेटर की लिमिट है, तो आप मिला करके कितना ले सकते हो, 10,000 की पूरी चीज खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसे ही उस व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए थे लेकिन 12 लाख का पेमेंट कर पा रहा था, तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी उसके पास। क्लियर है ओवरड्राफ्ट कैसे काम करता है, क्या होता है? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। जी हाँ। देखिए, दिस फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स, ये जो है फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। दिस इज एडवांस गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक देती हैं, ये एडवांस तरह का लोन है कह सकते हो एक तरह से, जो कमर्शियल बैंक देती हैं, अलाउ करती है कस्टमर को ओवर ड्रॉ करने के लिए, मतलब जरूरत से ज्यादा लिमिट के आप विड्रॉ कर सकते हो अपने करंट अकाउंट पर, कर सकता है कोई सेविंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट पे नहीं कर सकता। अप टू एन एग्रीड लिमिट, एग्रीड लिमिट मैंने बोला ना, अगर आप 30-40 लाख का बिजनेस करते हो तो आपको बैंक क्या करेगी, 15-20 हजार का जो है ओवरड्राफ्ट की लिमिट देगी। तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है हर अकाउंट पे, जिसका भी अकाउंट है उसकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट होगी, उतना वो विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है, समझ में आया ओवरड्राफ्ट? यस सर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ये भी मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया होगा, अगर किसी को नहीं है तो समझ लीजिए। देखना, ये एक दुकान के मालिक हैं यहाँ पर, और ये एक व्यक्ति है जो इनसे मुलाकात करने आए। इन्होंने सामान खरीदा मान लीजिए 5,000 रुपए का, और इन्होंने इन्हें सामान दे दिया, है ना। ये बंदा, ये जो व्यक्ति है वो सेलर है और ये बायर है, ये बायर है और ये वाला व्यक्ति सेलर है। अब 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया, बायर कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है। सेलर कहेगा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, एक बिल बनाता हूँ, ठीक है। क्या बनाता हूँ? बिल। अच्छा, ये वो वाला बिल नहीं है जिसपे आपका लिखा है कि 3 किलो चीनी 4 किलो चावल, वो वाला बिल नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा बिल होता है? एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर ये लिखा होता है कि आपने आज सामान खरीदा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे जो है 3 महीने के अंदर अंदर मुझे वापस चुकाएंगे। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है उस पर, ठीक है। उधार खरीदने पर जो है पैसा देने के लिए जो बिल बनाते हैं, ये वो होता है। ये वो वाला बिल नहीं है जो आप, है ना, सामान खरीदने के बाद जो इनवॉइस बनवाते हो, वो वाला नहीं है। तो इस पर ये ड्रॉअर, ठीक है, ये जो बिल बनाएगा सेलर, इसको ड्रॉअर कहते हैं, और ये जो व्यक्ति है इसको ड्रॉई कहते हैं, है ना। दोनों अपने एग्रीमेंट जो है, एक जैसा एग्रीमेंट जैसा होता है, दोनों इस पे साइन कर देंगे। और ये जो ड्रॉअर है या सेलर है, ये क्या करेगा, इस बिल को संभाल के रखेगा, ठीक है। मान लीजिए 3 महीने के लिए, तो 3 महीने तक संभाल के रखेगा, और 3 महीने के बाद जाएगा, जो बायर है उसके पास जाएगा, उससे कहेगा भैया आपने कहा था 3 महीने होगा, 3 महीने और 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं उसमें, तो उतना टाइम होने के बाद कहेगा वो कि भैया आपने कहा था 3 महीने बाद पैसे वापस दोगे, तो ये आपका बिल आपने कहा था, दिखा देगा उसको।
और जो है बायर इसको पैसे दे देगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी तो ऐसे चलती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये ऐसे कहानी चलती है। लेकिन डिस्काउंटिंग की क्या बात है, मान लीजिए 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे दोनों, तो पेमेंट कब होना होगा इनका बताओ, पेमेंट कब होना होगा इनका? जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, और अप्रैल में 3 दिन ग्रेस के, अप्रैल में 3 दिन, अप्रैल में 3 दिन ग्रेस के, तो 4 अप्रैल के आसपास जो है पेमेंट होनी है। ठीक है, 4 अप्रैल के आसपास पेमेंट होनी है। लेकिन जो सेलर है उसको मान लीजिए है ना 14 फेब, ठीक है, इस तारीख को, ठीक है, इस तारीख को पैसे की जरूरत पड़ गई। किसको? सेलर को। भैया इंसान है, उसकी भी जरूरत है कुछ। 14 फरवरी को उसका त्योहार होगा कुछ, तो उस हिसाब से उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब समस्या खड़ी हो गई कि सामने वाली पार्टी ने कहा कि 4 अप्रैल तक पैसा देगा, 1 या 4 अप्रैल तक, लेकिन उसको 14 फरवरी को, अब समझ रहे हो, उस हिसाब से पैसा चाहिए उसको। तो क्या करेगा वो जाएगा बैंक के पास और कहेगा देखो साहब मेरे पास ये बिल रखा हुआ है एक बंदे का, आप इसको ले लो। बैंक कहेगी दे दो, बैंक कहेगी 5,000 का बिल है, हम आपको 4,800 रुपए देंगे। ठीक है, 200 रुपए बैंक क्या करेगी, अपना चार्जेस के काट लेगी, चार्जेस के काट लिए बैंक ने अपने, और 4,800 रुपए बैंक किसको दे देगी? जो सेलर है उसको बैंक 4,800 रुपए दे देगी। ठीक है, क्योंकि उसको बीच में अर्जेंट में जरूरत है। तो बैंक ने क्या कर दिया, उस बंदे का बिल जो है यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया। ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आ रहा है ना? बैंक ने उसका बिल यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, अब आगे समझो। 14 फरवरी से बैंक संभाल के रखेगी अपने पास, ठीक है, जो बिल है। 14 फरवरी से इंतजार करेगी 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को इस बंदे के पास लेकर जाएगी और बोलेगी बैंक कि भैया ये आपका बिल था और आप पैसे दो। तो बैंक को पैसे ये बंदा दे देगा। जो भी बिल लेके जाएगा ना उसके पास, बायर के पास, वो उसको पैसे दे देगा। सिंपल, चाहे बैंक लेके जाए कोई भी और लेके जाए, सीधी सीधी कहानी है यहाँ पर, वो उसको पैसे दे देगा। ठीक है, तो बैंक से कितने रुपए लेगा वो? 5,000 रुपए लेगा बैंक से। समझ में आ रहा ना? 200 रुपए का यहाँ बैंक ने कर लिया, इसको 4,800 दिए, इससे 5,000 पूरे ले लिया, 200 रुपए का फायदा कर लिया बैंक ने अपना। तो ये जो सेलर बैंक के पास गया 14 फरवरी को, ठीक है, बहुत जरूरी दिन होता है उसके लिए, सेलर के लिए। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, पैसे की जुगाड़ कर ली, 4,800 रुपए। थोड़े कम मिले लेकिन जरूरत थी वो पूरी हो गई ना उसकी। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? बैंक परफॉर्म कर रही है। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है बैंक का। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है कस्टमर को दे रही है, करंट अकाउंट होल्डर को, तो ये फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करती है, तो ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। बताइए, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया नहीं? है ना, इतनी लंबी कहानियां सुनाई मैंने दोनों में, आपको समझ में आए अच्छे से या नहीं? बताइए। यस सर, समझ में आया। क्लियर है ना? यस सर। यस सर, एकदम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए, मतलब आगे बढ़े। अब देखो और क्या काम करती है बैंक। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। बैंक क्या करती है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करने का काम भी करती है। ठीक है, मतलब जो बैंक के पास पैसे आते हैं, बैंक उसको सिर्फ अपने पास नहीं रखती है। द बैंक इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं बैंक के पास, वो 3 अलग अलग सिक्योरिटीज में, 3 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और कुछ अदर सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इनमें पैसा लगा सकती है। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात याद रखो कि सिक्योरिटीज जो हैं इन्वेस्टमेंट कर सकती है बैंक डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर, है ना। कुछ ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ फंक्शन है जिनके बारे में हमें बात करना है। अगला क्या है? एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स। बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शंस होते हैं। बैंक परफॉर्म करती है सर्टेन एजेंसी फंक्शन, किसके लिए? कस्टमर के लिए, लेकिन बदले में कमीशन लेती है। फ्री में तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। क्या कहानी है कि बैंक काम करेगी आपके लिए, लेकिन बदले में आपसे क्या लेगी? कमीशन लेगी। भैया एक एक करके समझते हैं जरा। एक बात समझना बेटे, एक सेकेंड। यस सर। ओके सर, देखिए एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि बैंक काम करेगी लेकिन कमीशन लेके काम करेगी। मान लीजिए ये आप हैं, है ना, ये आपकी बैंक है, ये आप है, और ये कोई थर्ड पर्सन है ना। ये आप है, मान लीजिए ये है हिमानी। ठीक है, ये हिमानी।
हिमानी ने क्या किया, अभी जैसे लॉकडाउन है, ठीक है, तो हिमानी को कुछ सामान खरीदना था, ठीक है, तो हिमानी को सामान खरीदना है, ये दुकानदार है, ठीक है, ये सेलर है। हिमानी ने क्या किया, सामान खरीदा, ठीक है, इसको बोला भैया ऑनलाइन हम पैसे दे रहे हैं आपको, आप सामान घर भिजवा देना। तो ये भैया क्या करेंगे, पैसे जो है सामान घर आ गया और पैसे इनके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। हिमानी क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, अपने बैंक अकाउंट से इनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है, कोई बहुत कठिन चीज तो है नहीं, ठीक है। तो पैसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो, पूरे साल में कई बार पैसे ट्रांसफर करोगे, ठीक है, कहीं कुछ खाने गए हो, कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर जो है अपना उठाया फोन पे, पेटीएम और मस्त अपन ट्रांसफर करने लगे, या फिर अपन और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसफर करने के। तो अगर जब भी आप बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं, बैंक क्या करती है, एनुअल चार्जेस लेती है उसके आपसे, ठीक है। एटीएम फैसिलिटी लो आप, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज है, तो बैंक आपसे क्या करती है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है सर। आ रही है, सर आ रही है। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सुनने में? नो सर। ओके, तो इस तरह से जो है कहानी चलती है, ठीक है। बैंक एनुअल चार्जेस आपसे लेती है अगर पैसा ट्रांसफर कर रही है तो। इसके अलावा और क्या है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, आपको किसी को पैसा देना, आपका मोबाइल रिचार्ज करना है आपको, ठीक है, ये जियो कंपनी है, ये आप हो, है ना, ये मान लो रिचा है ना, अच्छी बच्ची है, तो ये रिचा है, अपना मोबाइल रिचार्ज कर रही है जियो का, है ना, तो क्या करेगी, बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेगी जियो कंपनी वालों को, और इसके मोबाइल में जो है रिचार्ज आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यस सर। जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज पॉसिबल किसकी मदद से हो पा रही है, बैंक की मदद से हो पा रही है। एग्री करते हो? यस सर। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ फंड है, ठीक है, पेमेंट करना है अगर आपको बिल्स का या ये सब चीजों का, तो एक एक करके जरा इनको देखेंगे हम, ठीक है। एजेंसी फंक्शन, गौरव आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद आपको, रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज। एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक, ठीक है, इसमें देखो पहला ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंक करती है, आपको ये फैसिलिटी देती है, बैंक प्रोवाइड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, एक से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो आप, ड्राफ्ट के थ्रू, टेलीफोनिक ट्रांसफर कर सकते हो, ये सब चीजें आप समझते हैं। कलेक्शन ऑफ फंड, किसी से पैसा लेना है आपको, ठीक है, द बैंक कलेक्ट फंड्स ऑन behalf of its customer through check, demand draft और bills। आप, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति, ठीक है, ये आप हैं और ये कोई और व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, आपको चेक देके गया, तो आप चेक जाके कहाँ लगा दोगे, अपनी बैंक पे लगा दोगे। तो इस बंदे की बैंक से आपकी बैंक तक पैसे लाने का काम कौन करेगा, आपका बैंक करेगा, है ना। इस बंदे की जो बैंक होगी उससे पैसा निकाल के आपके बैंक अकाउंट में लाने का काम आपकी बैंक करेगी, आप तो चेक लगा के आ जाओगे। तो आपके लिए कलेक्ट कौन करके ला रहा है पैसा, आपकी बैंक करके ला रही है। चेक अगर हो आपका, या डिमांड ड्राफ्ट हो, या बिल हो, इन सब चीजों में, ठीक है, बिल डिस्काउंट करा लिया आपने अपनी बैंक से, तो आपकी बैंक जो है बाद में उससे पैसा कलेक्ट करेगी जाकर। परचेज करना है आपको, कुछ भी सेल करना है, सिक्योरिटीज वगैरह, है ना, शेयर्स, सिक्योरिटीज में क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। इन सब का जो है खरीदना है, बेचना है, तो आप बैंक के थ्रू करते हैं सारा ट्रांजेक्शन। कलेक्ट करना है आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा वो सीधा, ठीक है। डिविडेंड जो शेयर्स खरीदा है, तो उस पर अगर फायदा हो रहा है तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ये सब बातें। मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, बिल रिचार्ज कर रहे हो, मतलब बिल पे कर रहे हो आप किसी का अपना, ठीक है, डीटीएच या कुछ भी है, वो सब पेमेंट कर रहे हो तो बैंक के थ्रू हो रहे हैं वो, है ना। इंश्योरेंस जो है, प्रीमियम, ये सब चीजें, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, बाइक का, कार का, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, आपकी बैंक परफॉर्म करती है, आपके कहने पर, आपके लिए। तो ये सारे सेकेंडरी फंक्शंस जो हैं बैंक के माने जाते हैं। बताइए, समझ में आया क्या? यस यस सर। देखिए, आप लोग जो नोट्स तैयार करेंगे वो इनको लिखने के साथ साथ बुक रीडिंग करेंगे तो और भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट होंगे 2-4 वहां पर, तो उनको भी ऐड कर सकते हो हमेशा। मैं जब भी आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो और कुछ अच्छा मिल रहा है आपको, तो नोट्स में उसको भी ऐड कर लिया करो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं सर, फटाफट से इसको यहाँ पर जो है रीजॉइन।
जी हाँ, तो ये हमने सारे सेकेंडरी फंक्शंस जितने होते हैं बैंक के उनके बारे में देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट क्रिएशन एक नया टॉपिक है, और ये मान सकते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपको पढ़ना और आना बहुत जरूरी है ना। इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये टॉपिक के आपको आता हो, मतलब है ना। एग्जामिनर एक्सेप्ट मतलब सोच के चलेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस टॉपिक को तो कम से कम जानते हो, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन डालना बहुत आराम से मतलब बन सकता है ना। 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक है हमारा, या मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। कमर्शियल बैंक कैसे पैसा जनरेट करती है, पैसा जो है उसको कैसे बनाती है कमर्शियल बैंक। छापने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे से पैसा कैसे बनाती है कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या है बैंक का, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा इस पे कि हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। फिर से देखो, हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, कैसे कमर्शियल बैंक जो है वो मनी बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, जनरेट करती हैं। तो फिर इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना होता है, 3 से 4 नंबर में आएगा ये मान के चलिए, ऐसा क्वेश्चन जब बनेगा तो, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें कैसे क्वेश्चन को रखना है, कैसे समझाना है, देखिए। द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे टिकी हुई होती है। पहला, एन अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, मतलब बैंक के पास स्टार्टिंग में कितना रुपए आ रहा है उस पर डिपेंड करता है ये। इनिशियल डिपॉजिट समझ सकते हैं आप इसको, इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से, है ना। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में या तो इनिशियल डिपॉजिट दिया होगा आपको या फिर इनिशियल डिपॉजिट दिया होगा, प्राइमरी या इनिशियल, ठीक है। द डिपॉजिट ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म हेल्ड बाय बैंक आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। देखिए अब धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसको भी समझ लेते हैं एक बार पढ़ के, उसके बाद हम पूरा कहानी देखते हैं एक बार। LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, it is a function of deposits of commercial bank which is legally compulsory for commercial banks to keep in the form of cash reserve। मतलब क्या है इसका, कहानी कहना क्या चाह रही है, तो कहानी ये कहना चाहती है कि ये आपका बैंक है, ये आप हैं, और ये आपने बैंक में पैसा जमा किया है। मान लीजिए कितना किया है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 10,000, ठीक है, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। और ये कोई और व्यक्ति हैं जो बैंक से लोन लेने आए और बैंक इनको 8,000 रुपए दे रही है। बैंक खुद के पास कितने रुपए रख रही है, इसमें से बताओ कितने रुपए रख रही है बैंक अपने पास, 2,000 रुपए। तो इसी 2,000 रुपए को LRR, लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है, कि बैंक के पास जितना रुपए आया, और ये 10,000 जो है ना, 10,000 बैंक के लिए क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। क्या है, इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कह लो इसको, या प्राइमरी डिपॉजिट कह लो, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है बैंक का, 10,000 रुपए, है ना, इस व्यक्ति ने किया। बैंक ने दूसरे वाले को लोन दिया 8 का, बीच में खुद के पास संभाल के कितना रखा है, 2,000 रुपए बैंक ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो यही LRR होता है। LRR के भी 2 पार्ट होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक होता है CRR, एक होता है SLR, है ना। आगे चलेंगे हम तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने क्या सीखा कि इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट क्या है और LRR क्या होता है। बताइए, ये समझ में आया कि आप लोगों को इतना, कि जो रुपए बैंक के पास जमा किया पब्लिक ने वो इनिशियल डिपॉजिट है, और बैंक लोन देने से जितना पैसा खुद के पास बचा रही है वो LRR होता है, लीगल रिजर्व रेशियो होता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? यस सर। कहानियां, बार बार कह रहा हूँ मैं, कहानियां अगर आप याद रख रहे हो ना, जितनी भी कहानियां बना के सुना रहा हूँ आपको, वो अगर ध्यान रख रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। तो अमाउंट क्या है, इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, वो पैसा जो डिपॉजिट करता कौन, हाउस होल्ड, ठीक है, बैंक में, जैसे आप प्राइमरी डिपॉजिट कहते हो। LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, ये वो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का जो उनको कंपलसरी होता है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, कैश रिजर्व के फॉर्म में, कैश नगद के फॉर्म में जो अपने पास रखेंगे, ठीक है। LRR का कुछ हिस्सा RBI के पास जाता है, वो सब बातें जैसे CRR कहते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, या दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस के लिए, वो हमने समझे अभी। अब एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू, मतलब मान लीजिए
बैंक जितना रुपए जमा करेगी, बैंक के पास जितना प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, बैंक उससे टोटल कितने रुपए बना सकती है। टोटल मनी क्रिएशन का मतलब क्या है कि बैंक के पास जितना रुपए जमा करेगी, प्राइमरी डिपॉजिट जो आएगा, उससे बैंक कितना रुपया बना सकती है। तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, टोटल मनी क्रिएशन का, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। तो अब मान लीजिए कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट आया कितना, 1000 रुपीज, 1000 रुपए, ठीक है बेटा, और बैंक क्या कर रही है, 1/LRR कितना, 20%। देखो मैं वापस से लिख रहा हूं, एक बार देखना फॉर्मूला क्या है, आप समझ पा रहे हैं ना बेटा, ध्यान देखना फॉर्मूला क्या है। देखो टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ठीक है, LRR। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं 1000 रुपए जो है बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया, LRR बैंक मतलब कितना परसेंट बैंक अपने पास रखती है, मान लीजिए 20% बैंक जो रुपए अपने पास रखती है। तो टोटल मनी क्रिएशन निकालना है कैसे, अब ये परसेंट हटेगा, ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, अपॉन में 100, और नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाता है। तो 1000 इंटू 100/20, 0 से 0 गया, तो यहाँ कितना, ये जो है सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 5000 रुपए आता है। ठीक है, ये कितना आता है, 5000 रुपए आएगा। ठीक है, इससे ये जाएगा 5 से 1000 को इंटू कर दो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है इस कैलकुलेशन में गलती कर दें। 1000 इंटू 1/20% है, परसेंट नीचे है ना, तो जब परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 100 जो है ना, अपॉन में 20 और उसके भी अपॉन में 100, तो ये वाला ऊपर चला जाता है। तो 1000 इंटू 100/20 हो जाएगा। 20 से 100 गया तो कितना हुआ, 5, 25 से 100 होता है, तो 5 को 1000 से इंटू करोगे तो 5000 आ जाएगा। तो ये 5000 रुपए बने, मतलब 1000 रुपए बैंक में अगर कोई बंदा डिपॉजिट करेगा, इनिशियल डिपॉजिट करेगा, तो बैंक उससे टोटल कितना मनी क्रिएशन कर लेगी, कितना रुपए बना पाएगी, 5000 रुपया जो है बैंक उस 1000 से बना लेगी। कहानी समझ में आई क्या, यहाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब होना क्या है यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. है ना, Yes, sir. बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बैंक में एकदम समझ रहे हो प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं अब यहाँ पर, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मतलब ध्यान कहीं और है तो ये कुछ नहीं समझ में आने वाला फिर आप, है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे कैसे ये काम करता है। वर्किंग ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या क्रेडिट क्रिएशन, वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल राउंड्स बनाए हैं हमने यहाँ पर, डिपॉजिट्स कितना LRR और बाकी का लोन देगी बैंक। ठीक है, मतलब ये बैंक है, ये एक व्यक्ति है और यहाँ एक और व्यक्ति है। बैंक अपने पास LRR कितना मेंटेन कर रही है, हमने समझ लिया 20%। तो इस बंदे ने बैंक में मान लीजिए 1000 रुपए जमा कराया, बैंक ने 20% मतलब 200 रुपए अपने पास रखे और 800 रुपए जो है इस बंदे को लोन दे दिए। ये कहानी समझ में आ रही है, इतना समझ में आया। Yes, sir. सिंपल Yes, है, sir. 1000 रुपए किसी बंदे ने जमा किए बैंक में, ठीक है, बैंक ने 20% अपने पास रखा, 800 रुपए लोन दे दिया। अब समझो कहानी यहाँ है समझने की, ध्यान से सुनना है आपको। मान लीजिए 800 रुपए कोई व्यक्ति जो है अपनी बिटिया की शादी के लिए ले गया, ठीक है, शादी के लिए ले गया, उसने शादी में खर्चा किया, डेकोरेशन वाले को दिया, केटरिंग वाले को दिया, मान लीजिए दहेज दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो सब पैसा जो है, केटरिंग वाला हो या कोई भी हो, डेकोरेशन वाला, वो सब क्या करेंगे, जिसके पास आएगा वो अपने कहाँ जमा कर देंगे ले जाकर, वो पैसा कहाँ जमा कर देगा वो व्यक्ति जाकर के, वो पूरा पैसा कहाँ जमा होगा जाकर, बैंक में। बैंक में। पैसा किसी ना किसी बैंक में जाएगा वापस से, ठीक है, या है ना। अब मान लो 800 रुपए बैंक के पास फिर से आ गए, कोई पर्टिकुलर बैंक का मत सोचो, यहाँ पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरे बैंक के एक साथ में बात कर रहा हूँ। अब 800 रुपए बैंक के पास आए, बैंक ने 800 से 160 रुपए अपने पास रखे और 640 रुपए जो है बैंक ने क्या दे दिया, लोन दे दिया। समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. इस बार 640 रुपए बैंक ने लोन दे दिया। अब मान लो कोई व्यक्ति अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लेने गया, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने फीस भर दी बच्चे की और स्कूल वालों ने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो वो 640 रुपए कहाँ गए, वापस से, वापस से बैंक के लिए क्या हो गया, वो डिपॉजिट। बैंक में। बैंक ने फिर से क्या किया, उसका 20% रखा और बाकी 512 रुपए लोन दे दिया। समझ में आ रही प्रोसेस,
कैसे चल रहा है ये? यस सर। 1000 रुपए बार बार जो है घूम घूम के बैंक के पास आ रहा है वापस, ठीक है। तो 4 राउंड में मैंने यहाँ पर ये इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको और ज्यादा बनाएंगे ना हम, तो पता है कितना जाएगा ये पूरा जाते जाते? ये टोटल अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, कौन सा वाला आपको याद है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, है ना। जिससे हमने क्या देखा कि अगर हम 1000 रुपए जमा करेंगे तो 1000 से हमारा कितना हो जाएगा? 1000 के हम कितने बना लेंगे? टोटल कितने रुपए बना लेंगे 1000 से? कितने बना लेंगे? 5000 बना लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ना 5000 रुपए। मतलब हम अगर इसका टोटल करेंगे, जितने हो जाएंगे, मान लो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। जब इनका टोटल आएगा तो 5000 आएगा। मतलब 5000 में से हमने 5000 का 20% कितना होता है? 1000 हमने LRR बनाया होगा, और बाकी का 5 में से 4000 हमने जो है बैंक ने क्या किया होगा? लोगों को वहां पर लोन दिया होगा। समझ में आ रहा है क्या? सर। ठीक है। यस सर। LRR का परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। ये गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ये पूरी कहानी समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को तो मुझे बताइए। नो सर। सर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट 10,000 का आया है, और बैंक क्या कर रही है? 10% का बैंक जो है वो LRR मेंटेन कर रही है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए टोटल मनी क्रिएशन कितना है? फटाफट से बताइए। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। देखो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है। निशिका ने कहा है कुछ। सर 1 लाख। जी हाँ, 1 लाख आएगा। इससे ये गया इंटू 10, तो 1 लाख रुपए। मतलब बैंक 1000 इनिशियल डिपॉजिट आएगा, 10% का LRR है, तो बैंक उसका 1 लाख रुपए बना लेगी, 10 गुना कर लेगी उसका, ठीक है। टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकालना है समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? यस यस सर। यस सर। चलिए, तो आज के लिए यही इतना ही करते हैं, ठीक है।